दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्यांजी लैब क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने समस्थानिक, संभारिक, सब इलेक्ट्रॉनिक और सब न्यूट्रॉनिक पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप जाके वो वीडियो देखिए। आज की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। ठीक है, तो थोड़ा सा पिछली क्लास का रिविजन कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था समस्थानिक, जैसे कि कार्बन 612 और कार्बन का एक प्रूफ है 614। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन तो एक ही है, पर इसमें यहाँ पे 12 है, यहाँ 14 है, पर इनका परमाणु क्रमांक क्या है, सेम है, 6 है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, समस्थानिक कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं संभारिक का। आर्गन 18 40, कैल्शियम 20 40। यहाँ क्या देख रहे हैं, दो अलग अलग तत्व हैं, इनका परमाणु क्रमांक भी अलग अलग है। यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, बट इनका परमाणु भर क्या है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, सेम है। तो इसको क्या कहेंगे, संभारिक। क्या कहेंगे, संभारिक। जिनका परमाणु भार समान होगा उसे क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे, और जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक। इसी तरीके से सब इलेक्ट्रॉनिक, सब न्यूट्रॉनिक भी हम पिछली क्लास में देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि बोरबरी ने एक फॉर्मूला दिया था 2n² का। बोरबरी का फॉर्मूला क्या था, 2n²। n क्या थी, कक्षा की संख्या थी, कक्षाओं की संख्या। ठीक है, बोरबरी का क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक होता है परमाणु में, आपको पता होगा ये प्लस होता है, इसके बाहर आपका इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में गति करते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहरी कक्षाओं में गति करते रहता है। तो बोरबरी ने बाहरी कक्षा में जो गति करता है, तो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए बोरबरी ने एक फार्मूला दिया था 2n², जिसमें n क्या है, कक्षाओं की संख्या। अगर मान लीजिए कक्षा ये एक है, तो इस कक्षा में अगर हम एक रखते हैं तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, और एक इकन्ना एक हो जाएगा, एक दूना एक हो जाएगा, सॉरी एक दूना दो हो जाएगा। तो इस जो आपका पहला कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इसके अकॉर्डिंग रहेंगे, 2। ठीक है, अगर दूसरी कक्षा लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये आपकी कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तो यहाँ पे n कक्षाओं की संख्या में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो गया। 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 18 और फिर 32 इन्होंने फार्मूला दिया था। आज हम देखते हैं जैसे कक्षा, जिसको हम कोष भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम सेल कहते हैं। तो बोरबरी ने जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था की रीत बताई थी कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो वो फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, 2 8 18 32। ठीक है, ये बोरबरी ने बताया था, पर इन कक्षाओं का नाम उन्होंने नहीं रखा था। जैसे कि अगर ये मान लीजिए स्टूडेंट है, हम पूछते हैं कि किसी कॉलेज में कुछ स्टूडेंट जाते हैं तो किस क्लास में रहते हैं, तो उनके क्लास का एक सफिशिएंट नाम होता है ना। तो ये तो पता था हमें कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 रहते हैं, पर इन क्लास का कुछ नाम तो होना चाहिए। तो इसके लिए इनका नाम रखा गया, और इनका नाम क्या है, KLMN। ठीक है, तो कक्षाओं का नाम कैसे दर्शाते हैं हम, KLMN से। ठीक है, और कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 18 32। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनों में कक्षाओं की संख्या। अगला हम देखते हैं कक्षा के बाद उप कक्षा। क्या, उप कक्षा, जिसको हम यहाँ कोष था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपकोष हो जाएगा, उपकोष। और इंग्लिश में ये आपका हो जाएगा सबसेल, या नीचे लिखते हैं
उपकक्षा क्या होती है? उपकक्षा होती है किसी भी कक्षाओं में, कक्षा के अंदर क्या होते हैं? उपकक्षा होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, वहाँ पे कुछ बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो उनका एक क्लासरूम होगा, जैसे KLM है, तो मान लीजिए बच्चों का क्लासरूम है KLM है, इसको आप 6, 7, 8 कोई भी क्लास 1, 2, 3 कोई भी क्लास मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्लास में तो इस तरह से बच्चे हो जाते हैं, पर अगर बच्चे क्लास में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो प्रिंसिपल क्या करता है? उन क्लास को डिवाइड कर देता है, जिससे जैसे क्लास को सेक्शन में डिवाइड कर देता है। जैसे सेक्शन क्लास 1 का ही 2 सेक्शन बना देगा, सेक्शन A, सेक्शन B, और बच्चे हैं तो सेक्शन C कर देगा। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही क्लास के कई सेक्शन होते हैं, A B, अक्सर ही A B तो होते ही हैं सेक्शन। जैसे क्लास आप 4 ले लीजिए तो 4 क्लास के ही 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A, 4A और 4B। उसी तरीके से इन कोर्स को उपकोर्स में क्या होता है? इनको व्यवस्थित किया जाता है। ये मान लीजिए इनका अगर क्लास है तो ये सेक्शन है, तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं? इसके लिए इनका भी नाम है, तो इनका नाम क्या है? SPDF। इनका नाम क्या है? SPDF। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इसमें तुमको पता है 2, 8, 18, 32 होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, 6, 10, 14। अगर आपको नहीं याद होता है तो 2 बस याद रखिए, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। मतलब आप 4 ऐड करते जाएंगे, बाकी का आपका निकल जाएगा। तो ये सब सेल क्या होता है? उपकोष क्या होता है कि कोष के अंदर क्या होता है? उपकोष होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं? SPDF 2, 6, 10, 14। और एग्जाम में अक्सर पेपर में इनका आकार पूछ लिया जाता है कि ये किस आकार के होते हैं। तो एक बार आकार भी देख लेते हैं क्या होता है? SPDF, ठीक है। इनका सिंबल क्या होता है? आकार क्या होता है? तो S का आकार आपका होता है गोलाकार। क्या होता है? गोलाकार, ठीक है। S का आकार गोलाकार होता है। P का आपका आकार होता है डंबल, डमरू की तरह। P आपका डमरू, देखे ना शंकर जी के हाथ में डमरू बजाते हुए, तो डमरू कैसा होता है? लगभग इस शेप का होता है। तो ये कैसा होता है? डमरू के आकार का होता है, ठीक है। आपका P क्या हो जाता है? डमरू के आकार का। उसका क्या है? D आपका डबल डमरू, 1, 2, 1, 2। क्या होता है? डबल डमरू, इसको हम डंबल भी बोलते हैं। डबल डमरू के आकार का क्या होता है? आपका D होता है। अब F क्या होता है? इसमें 5 डमरू होते हैं। जो डमरू यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे 2 डबल डमरू, यहाँ पे देखिए डमरू एक ही है ना, दोनों साइड से डमरू ऐसे होता है, तो यहाँ पे क्या है? 4 डमरू है। अब F में क्या होता है? 5 डमरू होते हैं, 1, 2, 2 डमरू तो इधर हो गए, 2, 1, 2 और 3। तो F का आकार क्या होता है? 5 डमरू के आकार का, 5 डमरू, ठीक है। तो हमने देखा कि उपकोष के जो SPDF होते हैं, उपकोष, इनके आकार कैसे होते हैं। तो S का आकार क्या होता है? गोलाकार होता है। P का आकार डमरू के आकार का होता है। D का आकार डबल डमरू के आकार का होता है। और F का आकार आपका 5 डमरू के आकार का होता है, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया, हम क्लास वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ये आपका क्लास हो गया, ये आपका सेक्शन हो गया। अब सेक्शन के बाद आप क्लास में एंट्री कर लेते हैं। तो क्लास में एंट्री करने के बाद आप सीट पे बैठते हैं। तो ये तो हमारा, हम सेक्शन तक पहुंचे। अब सीट कैसे हमारे क्लास में अरेंज होती है ये देखते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। आपकी क्लास में सीट कैसे अरेंज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कक्षक कहते हैं। देखिए, आप कक्षक और कक्षा में कंफ्यूजन मत करिएगा। ये क्या है? सेल है, आर्बिट। ये क्या है? इसको इंग्लिश में आर्बिट या फिर हिंदी में कोष और सेल कहते हैं, ठीक है। ये, और नीचे हम क्या देखने वाले? कक्षक, कक्षक, ठीक है। इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या होता है? एक बॉक्स की तरह होता है। ये जैसे आपका बॉक्स है ना, तो कक्षक क्या होता है? बॉक्स की तरह होता है। तो
जब हम क्लास में एंट्री कर लेते हैं, हमारा सेक्शन भी डिवाइड हो जाता है, तो हम सीट पर बैठते हैं। तो ये मान लीजिए आपका सीट है। अगर क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका क्लास है, ये आपका सेक्शन है और ये आपका सीट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों का सीट है। हम इलेक्ट्रॉनों के बारे में पता करें ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कैसे रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों का सीट है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। बैठते तो इसी में है, इसी हिसाब से 2, 6, 10, 14, पर वो सीट उनका डिवाइड होता है इस तरह से। जैसे कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसमें 1, 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए। ये क्या हो गया? आपका S हो गया। P के लिए आप देखते हैं, ये आपका मान लीजिए P सेक्शन है। तो P सेक्शन में क्या हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये क्या है? इनका मैक्सिमम संख्या, इससे अधिक इसमें नहीं रह सकते हैं। P में 6 से ज्यादा नहीं रहेंगे, D में 10 से ज्यादा, F में 14 से ज्यादा नहीं रहेंगे। तो इस तरह से बॉक्स बना लिया हमने और देखा 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। ठीक है, तो हम ये आपको समझ में आ गया। कक्षक क्या? कक्षक एक बॉक्स है, ये समझिए इनका सीट नंबर है। पर इस सीट नंबर में बच्चे अरेंज कैसे होंगे? क्लास में जब बच्चे एंट्री कर लेते हैं तो सीट के लिए क्या होती है? हमेशा फाइट होती है ना। आपने भी बचपन में देखा होगा या फिर किया भी होगा। फर्स्ट सीट के लिए या फिर अपने फ्रेंड के पास बैठने के लिए अक्सर सीट के लिए क्या होती है? लड़ाई हो जाती है। तो इसके लिए एक विशेषज्ञ आए, एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था हुंड। उन्होंने हुंड का नियम दिए। उनके नियम को हम क्या कहते हैं? हुंड का नियम। उन्होंने बताया कि सीट में कैसे अरेंज होगी, सीट में बच्चे कैसे बैठेंगे। वैज्ञानिक का नाम क्या था? हुंड। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये मान लीजिए हमारी क्लास टीचर है। इलेक्ट्रॉनों की कौन है? ये क्लास टीचर। इन्होंने बताया कि जो सीट होती है इसमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरेंगे, उसके बाद विपरीत चक्रण में फिर से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इन्होंने रूल क्या दिया? इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरेंगे, फिर विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम P का एग्जाम्पल लेते हैं। P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, P सबसेल में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, P बराबर 6 मान लिया हमने। तो ऐसा नहीं कि बच्चे क्लास में घुसे कहीं भी बैठ जाए। तो इनका क्या कहना था? पहले एक एक करके बच्चे बैठेंगे। क्लास में मैम आती है तो बोलती है ना, पहले एक एक करके बच्चे बैठ जाओ। तो ये बोले कि जितने भी सीट है पहले सारे बच्चे सारी सीट पे एक एक करके बच्चे बैठ जाओ। उसके बाद अगर बच्चे एक्स्ट्रा होते हैं तो फिर उनका पेयरिंग होगा। और पेयरिंग कैसे होगा? उल्टे साइड में होगा। कि अगर मान लीजिए एक बच्चा इस तरह से बैठ गया तो पहले इस तरह से ही सारी सीटों पे बच्चे बैठ जाएंगे। ओके, फिर अगर बच्चे एक्स्ट्रा हैं तो फिर से ये क्लास में बैठेंगे और फेस अपना एक दूसरे के अपोजिट करके। जैसे मान लीजिए क्लास में टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट के समय क्या करती है टीचर? एक का फेस इधर कर दिया, एक का फ्रंट से फेस उधर कर दिया। तो दो बच्चों को दो तरफ फेस करके बैठा दिया जिससे नकल ना हो पाए। तो ये बताया कि किस तरह से ने बताया इलेक्ट्रॉन किस तरह से कक्षा में व्यवस्थित होंगे। मान लीजिए ये तो P6 था, P सबसेल में ही हम मान लेते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? हुंड ने बताया एक एक करके बच्चा बैठ जाएगा। 1, 2, 3 बच्चे बैठ गए। 3 सीट थी, तीनों सीट पे एक एक बच्चे बैठ गए। हमारे पास बचे कितने बच्चे? 2 बच्चे। तो पहली सीट पे एक बच्चा बैठेगा, दूसरी पे 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना। ये खाली है तो खाली रहने देते, कोई बात नहीं है। लेकिन पहले रूल क्या है कि एक एक करके बच्चे बैठेंगे फिर दूसरे। तो आज हमने देखा कोष के एलिमेंट जिसमें 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। और उसके बाद सबसेल देखा sp-d-f जिसमें 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखा हमने ऑर्बिटल और वुंड का नियम। वुंड ने क्या कहा था कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में व्यवस्थित होते हैं, उसके बाद विपरीत चक्रण में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आप भाव का नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।